मिनट। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मोनोसेकेराइड्स को स्टार्ट कर लिया था, और इसमें हम लोगों ने जो है वो उसकी फर्स्ट एग्जांपल ग्लूकोज को भी स्टडी कर लिया था। आज हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट से, और सेकंड एग्जांपल से, वो जो जो कि हमारे पास है फ्रक्टोज पे। ठीक है। फ्रक्टोज का फॉर्मूला और ग्लूकोज का फार्मूला सिमिलर होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला भी हमारे पास जो है वो C6H12O6 होता है, और फ्रक्टोज का जो फार्मूला है वो भी हमारे पास C6H12O6 ही होता है। अच्छा, हम कहते हैं कि फ्रक्टोज हमारे पास क्या है, एक हेक्सोज शुगर है। हेक्सोज शुगर मीन्स कि हमारे पास इसमें कार्बन जो है वो 6 है। ठीक है। अगर कार्बन 7 हो तो हम कहते होते हैं कि वो हमारे पास क्या, एक हेप्टोज शुगर है। ठीक है। हेप्टोज शुगर है। अगर हमारे पास कार्बन जो है वो 5 हो तो हम ये कहते हैं कि वो हमारे पास एक पेंटोज शुगर। ठीक है। सो इसलिए हमारे पास यहाँ पे 6 कार्बन कंपाउंड है, तो हम ये कहते हैं कि हेक्सोज शुगर है, बट कंटेन्स अ कीटोन ग्रुप। इसके पास एक कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है। कीटो हेक्सोसिस भी हमको कह सकते हैं। इसके पास कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। आपको ये स्ट्रक्चर यहाँ पे शो हो रहा है फ्रक्टोज का, इसमें आप देखोगे कार्बन नंबर 2 पे जो है फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। और ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा, कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, जिसके सेंटर में कार्बोनिल कार्बन है, और उसके लेफ्ट पे भी और राइट पे भी, यानी टॉप पे बॉटम पे बोथ साइड्स पे एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक कीटोनिक ग्रुप। अच्छा, तो ये होता है हमारे पास कीटोनिक ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है वो एक कीटो हेक्सोज है। फाउंड इन द फ्रूट्स एंड हनी ऑफन कॉल्ड एज फ्रूट शुगर्स। अब आपने याद रखना है कि फ्रक्टोज जो है ये फ्रूट्स में या हनी में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको हम लोग फ्रूट शुगर भी कह सकते हैं। एक्सिस्ट इन ओपन चेन एंड साइक्लिक फॉर्म्स में होता है। आपको ये ओपन चेन की फॉर्म में भी शो कर, स्ट्रक्चर बना भी आपको दिखाया। ये आपके पास एक ओपन चेन है, जिसमें क्या होता है कि चेन की जो एंड्स है, मींस फर्स्ट कार्बन और जो लास्ट कार्बन है, ये ओपन है। ये किसी के साथ ज्वाइन नहीं हुआ है। और इसके अलावा ये आपको क्लोज्ड फॉर्म में, साइक्लिक फॉर्म में भी मिल सकते हैं, और उनको हम कहते हैं फ्यूरानोज। साइक्लिक फॉर्म में ये फ्यूरानोज होता है। और ये आपको देखो, आपको यहाँ पे शो हो रहा है कि किस तरह से जो हमारे पास कार्बन नंबर, यहाँ पे आपके पास कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 5 जो है वो ज्वाइन हुए हैं। ठीक है। यहाँ से 2 है और यहाँ से 5, और इस तरह से ज्वाइन होकर इन्होंने एक साइक्लिक फॉर्म बना दिया। उसके बाद हमारे पास क्या है, सॉलेबल इन वाटर, स्वीट इन टेस्ट एंड रिड्यूसिंग इन नेचर। ये हमारे पास वाटर सॉलेबल होते हैं, इजीली वाटर में सॉलेबलाइज हो सकते हैं। सेकेंडली, इनका टेस्ट जो है वो स्वीट होता है, और ये दे आर रिड्यूसिंग इन नेचर। रिड्यूसिंग इन नेचर का मतलब ये होता है कि ये खुद को रिड्यूस कर देते हैं, बाकी सब स्ट्रक्चर्स को ऑक्सीडाइज करे होते हैं। सो दे आर रिड्यूसिंग इन नेचर। अगर हम स्ट्रक्चर थोड़ा डिटेल में देखते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि इसमें हमारे पास टोटल 6 कार्बन है। ठीक है। 6 कार्बन में से फर्स्ट कार्बन के पास वही देखो H और OH ग्रुप सब में प्रेजेंट होगा, लेकिन जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ कार्बन नंबर 3 पे आ रहा है। कि कार्बन नंबर 3 पे अगर आप देखो तो पोजीशन थोड़ी सी चेंज है। वो चेंज इस तरह से आ रहा है कि लेफ्ट पे, राइट पे H है और लेफ्ट पे OH है। जबकि हमारे पास एक अगर आप देखिए ऊपर स्टार्ट से, तो स्कीम ये चल रही थी कि OH जो है वो सब राइट साइड्स पे थे, लेकिन यहाँ पे आके OH जो है वो लेफ्ट पे आ चुके हैं। जब आप इसकी साइक्लिक फॉर्म बनाएंगे तो क्या होगा कि यहाँ से ये जो डबल बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन का, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। ये बॉन्ड यहाँ से देखो ब्रेक हो गया, और दूसरा जो ओ एच है वो आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, जो कार्बन नंबर 1 का था। ठीक है। देखो, अच्छा नहीं सॉरी, ये कार्बन नंबर 1 है, आपको यहाँ पे शो हो रहा है ये फर्स्ट कार्बन यहाँ से। मैं इसको जरा यहाँ पे रेज करती हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ आराम से कि कार्बन नंबर 1 इसके पास H2OH है। मीन्स के अगर मैं इसको इस तरह शो ना करूँ तो मैं इसको इस तरह भी बता सकती हूँ, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और एक यहाँ पे हाइड्रोजन, अगर मैं इसको यहाँ से रेज भी कर देती हूँ तो ये इस तरह CH2 हमारे पास बन रहा है। ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास अब क्या है, CH2OH यहाँ पे अटैच है। इसके बाद ये सेकंड कार्बन है, ये कार्बन देख लो, इसके पास जो है वो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक है। इसका डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये ऑप्शन। और ये दूसरा जो कार्बन नंबर 5 है, ये कार्बन नंबर 5 देखो यहाँ पे आके आके अटैच हो जाता है। और ये जो कार्बन नंबर 5 का OH है वो यहाँ पे आके सी कार्बन नंबर 2 के पे आके अटैच हो चुके हैं। फिर बाकी कार्बन नंबर 3 हमारे पास इसी तरह से है। कार्बन नंबर 3 हम लोगों ने कर दिया, फिर 4 शो कर लिया, 5 में देखो H और OH प्रेजेंट थे, H शो किया लेकिन OH नहीं है। OH जो था वो यहाँ पे कार्बन नंबर 2 पे आके अटैच हो गया था।
और लास्ट में हमारे पास ये 6 कार्बन हम लोगों ने ऊपर शो कर दिया। तो इस तरह से हम इसको ज्वाइन करके साइक्लिक फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं फ्रक्टोज को। यहाँ तक हमारी डिस्कशन थी फ्रक्टोज पे। अब इसके बाद हम देखते हैं कॉमन करेक्टरिस्टिक्स क्या है मोनोसेकेराइड्स की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर सिंपल शुगर्स। सिंपल सिंपल शुगर्स होते हैं इनको हम लोग वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स भी कहते होते हैं। ये वाटर में सॉलेबलाइज हो सकते हैं। टेस्ट इनका स्वीट होता है। दे आर रिड्यूसिंग इन नेचर। ये रिड्यूस होने की एबिलिटी रखते हैं। इसके बाद आगे जाके आप फैलिंग सोल्यूशन और टॉलरेंस रिएजेंट में देखेंगे यहाँ पे। एंड दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर। फर्दर आप इनको हाइड्रोलाइज फर्दर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। कार्बोहाइड्रेट्स की जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है वो हमारे पास मोनोसेकेराइड्स ही होती है। ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास जो हमारी डिस्कशन थी फ्रक्टोज पे और कॉमन मोनोसेकेराइड्स पे। कोई क्वेश्चन है बची है आपको यहाँ तक? नो मैम, ये क्लियर है। ओके। अब हम मूव करते हैं इसके बाद नेक्स्ट वन दैट इज दी ओलिगोसेकेराइड्स। ओलिगोसेकेराइड्स का कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिसमें हमारे पास 2 to 10 मोनोसेकेराइड यूनिट्स होते हैं। ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि ये 2 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड यूनिट्स जब हमारे पास कंबाइन होंगे। सेकेराइड, एक मिनट स्पेलिंग गलत लिखे हैं। ये हमारे पास हो जाते हैं मोनोसेकेराइड्स। चले मैं इसको ऐसे एम करी हूँ। मोनो और ये सेकेराइड जब 2 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड यूनिट्स ज्वाइन होंगे रिजल्ट में एक ओलिगोसेकेराइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि 2 से लेकर 10 के मिड में कोई भी नंबर हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे 2 फ्रक्टोज जो है वो ज्वाइन हो रहे हैं। 2 फ्रक्टोज ज्वाइन हो रहे हैं और रिजल्ट में हमारे पास क्या बन जाएगा? एक ओलिगोसेकेराइड। ठीक है। ओलिगोसेकेराइड की फॉर्मेशन हो जाएगी और साथ ही साथ यहाँ पे वाटर भी फॉर्म होगा। क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे? ओलिगोसेकेराइड्स आर कार्बोहाइड्रेट्स दैट यील्ड 2 to 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेकेराइड ऑन हाइड्रोलिसिस। यानी कि वाटर की प्रेजेंस में यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा होता है। They are formed by the condensation reactions between the monosaccharide units linked through glycosidic bonds। ये जो दो फ्रक्टोज शुगर्स होंगे इनके ये किसके थ्रू ज्वाइन हो रहे हैं? दे आर ज्वाइनिंग थ्रू द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स के थ्रू यहाँ पे ज्वाइन हो रहे होते हैं। अब आगे हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो हम ये कहते हैं कि बेस्ड ऑन दी नंबर ऑफ यूनिट्स हमारे पास जो है वो डाइसेकेराइड्स हैं, ट्राइसेकेराइड्स हैं, टेट्रासेकेराइड्स होते हैं। डाइसेकेराइड्स हमारे पास 2 यूनिट्स होते हैं। ट्राइसेकेराइड्स मीन्स हमारे पास अगर 3 यूनिट्स ज्वाइन हो रहे हैं मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है कि फॉर एग्जांपल फ्रक्टोज और फ्रक्टोज के ज्वाइन होने से हमारे पास एक ओलिगोसेकेराइड बन गया, उसको कहते थे डाइसेकेराइड। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 फ्रक्टोज से कंबाइन होने से एक कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है जिसको हम लोग कहते हैं ओलिगोसेकेराइड, लेकिन उसका नेम हमारे पास उसको हम लोग क्लासिफाई करेंगे ट्राइसेकेराइड बिकॉज इसमें 3 मोनोसेकेराइड्स ज्वाइन हो रहे हैं। अगर 4 होंगे तो टेट्रा। जरूरी नहीं है कि सिर्फ हमारे पास फ्रक्टोज ही ज्वाइन हो रहे हो। शायद फ्रक्टोज के साथ हमारे पास कोई ग्लूकोज भी हो सकता है या इसके साथ फ्रक्टोज के साथ कोई गैलेक्टोज भी हो सकता है। तो हमारे पास 2 मोनोसेकेराइड्स ने ज्वाइन होना है। अब मोनोसेकेराइड हमारे पास ग्लूकोज भी होता है, गैलेक्टोज भी होता है और फ्रक्टोज भी होता है। तो इन सब को हम लोग क्या कहते हैं? दे ऑल आर मोनोसेकेराइड्स। तो मोनोसेकेराइड्स के ज्वाइन होने से ओलिगोसेकेराइड्स की फॉर्मेशन होती है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। इसने आपको शो किया है डाइसेकेराइड्स, यानी यानी कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये सारे के सारे जो हैं ये 2 मोनोसेकेराइड्स के ज्वाइन होने से बने हुए हैं। ये सब हमारे पास डाइसेकेराइड्स है। इनमें कोई भी ट्राइसेकेराइड टेट्रासेकेराइड्स नहीं है। ठीक है। अब जो फर्स्ट वन है सक्रोज। सक्रोज के बारे में आपने याद रखना है कि एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो कंप्लीट टेबल है इसको आपने देखना है कि अगर फॉर एग्जांपल एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज कंबाइन हो जाते हैं, एक ग्लूकोज और दूसरा फ्रक्टोज कंबाइन हो जाएंगे तो रिजल्ट में हमारे पास सक्रोज की फॉर्मेशन हो जाएगी। अगर हमारे पास ग्लूकोज और गलेक्टोज कंबाइन होंगे तो रिजल्ट में लेक्टोज की फॉर्मेशन हो जाएगी। और अगर हमारे पास एक ग्लूकोज और सेकंड ग्लूकोज मींस 2 ग्लूकोज कंबाइन होते हैं तो रिजल्ट में माल्टोज की फॉर्मेशन हो जाएगी। इन सब के जो फॉर्मूलाज हैं इन सब के मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज सिमिलर हैं। C12H22O11 सब के साथ फॉर्मूला सिमिलर है। अच्छा, कांस्टेंट मोनोसेकेराइड्स क्या हैं? अगर हम लोगों ने यहाँ पे बात तो कर ली ग्लूकोज और फ्रक्टोज के कंबाइन होने से सक्रोज बन गया। अगर इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में जाके बात करें तो हम ये कहते हैं कि ग्लूकोज हमारे पास कौन सा था? हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज था और बीटा डी फ्रक्टोज हमारे पास था।
ठीक है। हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज था और बीटा डी फ्रक्टोज था, तो रिजल्ट में हमारे पास जो है प्रोडक्ट बना, दैट इज दी सकरोज। अगर फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि ग्लूकोज और गलेक्टोज कंबाइन हो रहे हैं, तो कौन सा ग्लूकोज हमने लिया, यहाँ पे जो है वो ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज यूज हो रहा है और बीटा डी गलेक्टोज यूज हो रहा है, तो रिजल्ट में जो है वो लेक्टोज बन रहा है। अब आपको ये भी पॉइंट्स याद रखने हैं। और जब हमारे पास टू अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स कंबाइन होते हैं, तो रिजल्ट में हमारे पास माल्टोज बन जाता है। यहाँ पे आप जो है वो अल्फा ग्लूकोज ले रहे हैं, ठीक है। लैक्टोज के केस में आपने क्या किया था, बीटा ग्लूकोज लिया था। तो ये वाले पॉइंट्स आपने याद रखने। अच्छा, तो इस तरह से हमारे पास है। ये तो मैं आपको लास्ट वाला कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा देती हूँ, जो हमने देखा था कि अल्फा और बीटा का कॉन्सेप्ट। अल्फा और बीटा का कॉन्सेप्ट में हमारे पास क्या था कि अगर आपके पास कार्बन नंबर वन पे आपके पास सब अटैचमेंट हुई होती है, एच की और ओ एच की अटैचमेंट होती है। तो अगर हमारे पास जो ओ एच ग्रुप है, अगर वो डाउनवर्ड पोजिशन पे प्रेजेंट है, ये कार्बन नंबर वन की हम बात करें, डाउनवर्ड पोजिशन में प्रेजेंट है, तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक अल्फा ग्लूकोज है। ठीक है, ये अल्फा कार्बन है, इसको हम कहते हैं कि अल्फा कार्बन है। और अगर हमारे पास ये सिक्स कार्बन कंपाउंड हुआ, तो ये हमारे पास ओवरऑल इसको हम अल्फा ग्लूकोज कहते होते हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास कार्बन नंबर वन पे यहाँ पे एक ओ एच ग्रुप प्रेजेंट है अपवर्ड डायरेक्शन में, और एच ग्रुप जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेजेंट है, सो वी कॉल्ड इट कि ये हमारे पास अब बीटा ग्लूकोज है, ये बीटा कार्बन है। और ये जो कंप्लीट सिक्स कार्बन कंपाउंड है, इसको हम कहते होते हैं कि ये हमारे पास बीटा ग्लूकोज हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, यहां तक हो गया। इसके बाद एक और आपके पास टर्म यूज हो रही है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज की। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म एल को यूज हमने नहीं किया, लेकिन हम डी को यूज करें, तो एक दफा ये भी देख लो कि ये इस डी में और एल में क्या डिफरेंस होता है। डी में और एल में डिफरेंस ये होता है, अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करूं डी की, तो डी में हमारे पास क्या होता है, डी हमारे पास वो चीज होती है जो नेचुरली, हम कहते हैं कि जो नेचुरली प्रोड्यूस होती है, उसको हम कहते हैं कि वो डी है। और हमारे पास जो हमारे पास एल होता है, एल हम उसको कहते होते हैं जो आर्टिफिशियली खुद सिंथेसाइज किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे आपके सामने डी ग्लूकोज की, तो इसका मतलब क्या होगा कि डी ग्लूकोज में हमारे पास फर्स्ट पॉइंट ये होता है कि इसके कार्बन नंबर फाइव में, जो मैं पॉइंट बता रही देखना, कार्बन नंबर फाइव जो है, इसमें क्या होगा कि ओ एच ऑन दी ओ एच इज ऑन द राइट पोजिशन। ये ओ एच जो है वो राइट पोजिशन पे होगा, आगे जाके मैं आपको उसकी इमेज भी दिखाऊंगी। कार्बन नंबर फाइव पे ओ एच राइट पोजिशन पे होगा फर्स्ट। सेकेंड, हम कहते हैं कि ये नेचुरली प्रेजेंट होगा, ये नेचुरली अकरिंग ग्लूकोज है। अकरिंग है कहाँ पे, इन दी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमारे पास ये एक नेचुरली अकरिंग ग्लूकोज है। और थर्ड पॉइंट ये है कि मेटाबॉलिज्म में इसको यूज करे होते हैं। और अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एल ग्लूकोज की, तो एल ग्लूकोज का एक डिफरेंस याद रखना कि एल, इसको थर्ड पॉइंट भी कर लो अपने पास, कि इसको हम लोग यूज करे होते हैं, यूज्ड इन मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मींस ग्लाइकोलाइसिस में यूज कर रहे होते हैं। अब एल ग्लूकोज की बात करूं, तो इसमें क्या होता है, ये कार्बन नंबर फाइव में जो ओ एच है वो लेफ्ट पोजीशन पे होता है। ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट, ये हमारे पास एल ग्लूकोज डी ग्लूकोज का मिरर इमेज होता है। ये एग्जैक्ट सेम इमेज होती है, मिरर इमेज होती है, किस चीज की, डी ग्लूकोज का एक मिरर इमेज होता है। और थर्ड पॉइंट हम कहते हैं कि ये इसमें ये जो है इसको बायोलॉजिकल एंजाइम्स में यूज नहीं किया जाता, या हम कहते हैं कि नेचुरली प्रेजेंट नहीं होता, नेचुरली प्रेजेंट नहीं होता। बहुत ही रेयर केसेस होते हैं कि ये होगा, वरना ये प्रेजेंट नहीं होता, तो ये इसको हम आर्टिफिशियल सिंथेसाइज किया जाता है। इसको हम कहते हैं एल ग्लूकोज। तो यहाँ पे आई होप सो कि आपको बीटा अल्फा डी और एल का डिफरेंस समझ आ गया होगा। सोर्सेज की बात करते हैं, तो हमारे पास जो सैकरोज है, एक कॉमन टेबल शुगर है, ठीक है, जो आप मोस्टली अपने घरों में यूज भी कर रहे होते हैं, और ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है।
उसके बाद जो है वो लेक्टो, अच्छा मतलब नॉन रिड्यूसिंग एसेंस में हम बात कर रहे होते हैं ना कि देखो फॉर एग्जांपल अब इससे फर्दर आप कोई और शुगर की फॉर्म जो है वो नहीं बना सकते। ठीक है, जैसे शुगर केन होता है, अब उससे आगे शुगर केन से शुगर लेके हमारी कितनी जगह पे उसको यूज कर सकते हैं, इस तरह इसका यूज नहीं हो सकता। लैक्टोज में क्या होता है, ये मिल्क्स में होता है, इसको हम लोग रिड्यूसिंग शुगर भी कहते हैं। और माल्टोज के बारे में बात की जाए तो माल्टोज हमारे पास एक प्रोडक्ट है स्टार्च ट्रेडिशन का। और सेकेंडली, अच्छा सॉरी, ये हमारे पास जो है ये माल्टोज की हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एक स्टार्च डायरेक्शन का प्रोडक्ट होता है, सेकेंडली ये भी हमारे पास एक रिड्यूसिंग शुगर है, यानी कि स्टार्च में प्रोड्यूस हो रहा होता है। अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज की तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो दे आर वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड स्वीट इन टेस्ट। हमारे पास शुगर जो है ना वो वाइट कलर का ही होता है ना, वाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, सॉलेबल इन वाटर, अंडरगो हाइड्रोलिसिस टू प्रोड्यूस मोनोसेकेराइड्स। हमारे पास हाइड्रोलिसिस होती है और उसके रिजल्ट में मोनोसेकेराइड्स प्रोड्यूस होते हैं। मे बी रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग डिपेंडिंग अपॉन वेदर दे आर फ्री सी, ये पास जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो फ्री है या नहीं, उस बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि आइदर दे आर रिड्यूसिंग शुगर या नॉन रिड्यूसिंग शुगर। यहाँ तक कोई पॉइंट ऐसा है वजीह जो आपको समझ नहीं आया, कोई पॉइंट को जो क्लियर ना वो। मैम डी एंड एल ग्लूकोज को इस बेसिस पर भी तो क्लासिफाई करते हैं कि वो क्लॉकवाइज मूव करते हैं एंटी क्लॉकवाइज। वो डेक्स्ट्रो लीवो की जिस तरह आप बात करी हम। जी, उन्हीं को डी या एल से नहीं हम्म, क्लासिफाई करते। बिल्कुल वही होता है, उस बेसिस पे भी आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग पता है आइसोमर्स की बात नहीं करें, हम लोग यहाँ पे बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की, और कार्बोहाइड्रेट्स में हम लोग मोनोसेकेराइड्स और ओलिगोसेकेराइड्स को डिस्कस करें। और यहाँ पे आपके पास वही वाले स्ट्रक्चर, 6 कार्बन कंपाउंड या 5 कार्बन कंपाउंड वाले स्ट्रक्चर बनेंगे कुछ इस टाइप के। तो यहाँ पे फिर इसको कैसे इसकी रोटेशन करना, मतलब वो बात आ जाती है, कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल ठीक है। लेकिन जिस सिनेरियो हम लोग बात करें उस अकॉर्डिंग इसको मैंने डिफाइन किया। वैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मेरे पास कोई फ्रक्टोज है, तो इसका आइदर क्या है, इसका कोई मिरर इमेज बन रहा है नहीं बन रहा, ऑप्टिकली एक्टिव है ऑप्टिकली इनएक्टिव है, रेसिमी मिक्सचर बना रहा नहीं बना रहा, यहाँ पे हम लोग वो डिस्कशन बहुत ही कम करते हैं। हाँ वो हम लोग तब बात करते हैं जब हम लोग कहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल एक कॉन्सेप्ट की टॉपिक हमारे पास आ जाता है मोनोसेकेराइड्स का आइसोमर्स में, ठीक है, आइसोमर्स को अप्लाई करें मोनोसेकेराइड्स पे, तो फिर हम लोग डी और एल को इस तरह से डिफाइन करते हैं। और अब जिस तरह हम लोग यहाँ पे बात करें इन स्ट्रक्चर्स की, तो इसको हम देखते हुए हम ये कहते हैं कि कार्बन नंबर 5 अगर हमारे पास राइट पे हुआ तो वो हमारे पास डी ग्लूकोज होगा, और अगर कार्बन नंबर 5 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारे पास राइट लेफ्ट पे हुआ तो वो हमारे पास एल ग्लूकोज हो जाएगा। और बाकी ये नेचुरली अकरिंग होते हैं, ये नेचुरली अकरिंग नहीं होते। एल ग्लूकोजेज जो होते हैं इनको हम लोग मेटाबॉलिज्म वगैरह में यूज़ करे होते हैं, और इसके कुछ और आर्टिफिशियल यूजेस के होते हैं, आर्टिफिशियल चीज़ों में हम इसको यूज़ करे होंगे। और उसके बाद इस तरह के, मतलब जिस पॉइंट से आप डिस्कशन करें ना उसके अकॉर्डिंग हमने इसको इनको से डिफाइन किया, बाकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक है। डी को डेक्स्ट्रो ही कहते हैं और एल को लीवो ही कहते हैं, इनकी रोटेशन की बेसिस पे आप इसको बिल्कुल अपनी तरफ से ऐड कर जाते हैं तो एक पॉइंट बेशक ऐड करते हैं, कोई मसला नहीं है। ओके मैम। ओके, अच्छा अब इसके बाद जो है वो रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग का बता देती हूँ। वैसे रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग अगर आप लोग आपसे कभी कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप नहीं कहने कि रिड्यूसिंग शुगर्स ऐसे शुगर होते हैं जो कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स या ये कुछ रिड्यूस कर सकते हैं, दे रिड्यूस समथिंग। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि अगर अगर हमारे पास शुगर जो है, अगर हम ये कहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल शुगर जो है, SUG शुगर के पास अगर CHO ग्रुप हमारे पास फ्री फॉर्म में होगा तो हम कहते हैं कि वो हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर होता है। और उसके बाद ये क्या रिड्यूस करते हैं, ये हमारे पास बेनेडिक्ट्स या फिर फेलिंग, जब हम लोग रिएजेंट्स यानी यूज करके रिएक्शंस कर रहे होते हैं तो ये उनको रिड्यूस करते हैं। और रिजल्ट में जो है वो ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट्स की फॉर्मेशन होती है इन केस ऑफ द रिड्यूसिंग शुगर्स। ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज, गलेक्टोज, माल्टोज, लेक्टोज, ये सारी की सारी एग्जांपल्स हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर की हैं। अगर हम बात करें नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स की, तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स वो शुगर्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को या कुछ भी डोनेट नहीं कर सकते। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो CHO ग्रुप होता है वो भी फ्री फॉर्म में नहीं होता,
और इसकी ओनली वन एग्जाम्पल है, दैट इज दी सकरोज। मतलब इसकी और बहुत सी एग्जाम्पल्स है, लेकिन जो टेबल में यहाँ पे जो आप जिस रेलिवेंट चीजों को आप स्टडी करेंगी उसमें मैं बता रही हूँ कि सक्रोज सिर्फ ऐसा शुगर है जिसको हम कहते हैं दैट इज द नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, ये नॉन रिड्यूसिंग होता है। इसके अलावा एक और एग्जांपल होती है, यहाँ पे मैं शो कर देती हूँ, आपकी मर्जी इसको याद कर लेना या नहीं। इसको कहते होते हैं टेरी हेलोज। ठीक है, ये भी हमारे पास एक नॉन शुगर होता है। सो यहाँ तक हमारे पास एक डिस्कशन थी बेसिक सी रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग पे। आगे केमिकल रिएक्शन ये बता रहे हैं कि फॉर एग्जांपल, अच्छा मैंने सॉरी पीछे शायद एक पॉइंट बताया था कि इसमें के रिजल्ट में वाटर की फॉर्मेशन एज अ बाय प्रोडक्ट वाटर फॉर्म होता है। नहीं, वाटर हमारे पास बाय प्रोडक्ट की फॉर्मेशन यहाँ पे वाटर में की नहीं होती। वाटर जो है वो हमारे पास एज अ बाय प्रोडक्ट हम नहीं कहते कि वो फॉर्म होता। वाटर का रिएक्शन हम करवाएंगे ग्लूकोज के साथ। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे टू फ्रक्टोजेज ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। नहीं नहीं सॉरी, मैंने शायद आपको पहले ठीक बताया था। हाँ मैंने पहले ठीक बताया था कि अगर फॉर एग्जांपल हम लोग दो ग्लूकोज का रिएक्शन करवा रहे हैं और रिजल्ट में हमारे पास, सही है, अगर हम लोग दो ग्लूकोज का रिएक्शन करवा रहे हैं तो रिजल्ट में माल्टोज और वाटर वाटर एग्जैक्टली इवेपोरेट बनेगा। पता नहीं मेरे माइंड में क्यों आया था ये। और उसके बाद अगर हम लोग एक ग्लूकोज और एक गलेक्टोज का रिएक्शन करवाते हैं तो तब भी रिजल्ट में हमारे पास क्या होता है, रिजल्ट में हमारे पास जो है यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाती है लैक्टोज की। लैक्टोज और साथ वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट बन जाएगा। और अगर फॉर एग्जांपल हम लोग जो है वो एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज का रिएक्शन करवाते हैं तो रिजल्ट में हमारे पास जो है वो सक्रोज की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास ये कॉन्सेप्ट होता है और केमिकल रिएक्शंस कुछ इस टाइप के होते हैं। अब इसके बाद हम लोग जो अपनी नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे वो हमारे पास किस पॉइंट पे होगी कि हमारे पास जो है वो पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं। पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं? पॉलीसेकेराइड्स दे आर द कार्बोहाइड्रेट्स which upon hydrolysis form hundreds or thousands of monosaccharide units are called as the polysaccharide। मीन्स कि जब हमारे पास लाइक 100 और इवन 1000 मोनोसेकेराइड यूनिट्स हमारे पास जब ज्वाइन होते हैं तो रिजल्ट में पॉलीसेकेराइड, पॉली मतलब होता है मैनी, मैनी सेकेराइड्स की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं इनकी? दे आर द मैक्रोमोलिक्यूल्स, ये मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, बहुत ही लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं। सेकेंडली ये हमारे पास अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में नहीं होते, ये हमारे पास अमॉर्फस फॉर्म में होते हैं। टेस्टलेस होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। दे आर नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर। अब याद रखना जितने भी पॉलीसेकेराइड्स होंगे ये सारे के सारे नॉन रिड्यूसिंग होंगे। एंड दे सर्व एज अ स्टोरेज और स्ट्रक्चरल मटेरियल की फॉर्म में ये सर्व करे होते हैं। तो ये कुछ हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज हैं पॉलीसेकेराइड्स की। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ कॉमन पॉलीसेकेराइड्स को। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास दोबारा से एक टेबल आपकी बुक में शो किया गया था जिसमें आपके पास ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज को दोबारा डिफाइन किया गया। राइबोज है, सक्रोज है, माल्टोज। चलिए मैं बता देती हूँ आपको ये। अच्छा, यहाँ पे देखो फर्स्ट है ग्लूकोज, जल्दी से इसको डिस्कस कर लेते हैं। ग्लूकोज की टाइप क्या होती है? ये मोनोसेकेराइड है। फंक्शनल ग्रुप इसमें कौन सा प्रेजेंट है? एल्डोज, बिकॉज इसके पास एल्डिहाइड होता है तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये एल्डोज ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। इसमें जो कार्बन नंबर्स होते हैं वो 6 होते हैं, इसको इसीलिए हम लोग इसको फर्दर हम इसको क्लासीफाई करते हैं, इसको हम कहते हैं हेक्सोज है। स्ट्रक्चर में क्या होता है? ये रिंग फॉर्म में पायरनोस फॉर्म में प्रेजेंट होता है हमारे पास, और फॉर्मूला C6H12O6 होता है। इसके बाद अक्रेंस की बात की जाए तो ये प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर होते हैं, मोस्टली प्रेजेंट होते हैं। ये ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इनकी फॉर्मेशन हो रही होती है, दैट इज द मेन एनर्जी सोर्स फॉर द सेल। इसको हम लोग जो है वो ये फॉर्मेशन इसकी फोटोसिंथेसिस में होती है लेकिन इसको रिस्पायरेशन में यूज किया जाता है। और उसके बाद जो है दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ पॉलीसेकेराइड्स लाइक स्टार्च एंड सेलुलोज। इससे फर्दर आगे जो है वो हमारे पास ग्लूकोज, फर्दर आगे स्टार्च और सेलुलोज की फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट पे हम बात करते हैं फ्रक्टोज की। अब हम दोनों को कंपैरिजन करके स्टडी करेंगे। फ्रक्टोज की अगर हम लोग बात करते हैं हम कहते हैं कि फ्रक्टोज भी हमारे पास एक मोनोसैकेराइड्स हैं। ग्लूकोज हमारे पास जैसे इसका फंक्शनल ग्रुप एल्डोज था, मतलब इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट था, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है? कीटोसिस होते हैं। कार्बन नंबर की बात करें, कार्बन एटम्स की बात करें तो ये हमारे पास हेक्सोस इसमें होता है। स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसमें रिंग स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग कहते हैं फ्यूरानोस फॉर्म। जो रिंग होती है साइक्लिक उसको हम फ्यूरानोस कहते हैं, और वहां पे हम उसको पायरानोस कह रहे थे। फॉर्मूला दोनों का सेम होता है। एक्रेंस की बात करें तो ये मोस्टली हनीज में और फ्रूट्स में होते हैं, इसी को हम लोग फ्रूट शुगर्स भी कहते हैं, और ये बहुत स्वीटेस्ट होते हैं टेस्ट में। एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है सकरोज का। सकरोज हमारे पास इसी से मिलके बन रहा होता है।
और उसके बाद दे आर रैपिडली एब्जॉर्ब्ड सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, यहाँ तक हमारे पॉइंट्स हो गए फ्रक्टोज के और ग्लूकोज के। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं राइबोज को। राइबोज भी मोनोसेकेराइड है, इसके पास भी एल्डिहाइड ग्रुप होता है। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, इसके पास 5 कार्बन होते हैं, इसको हम पेंटोज कहते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो ये इसमें हमारे पास एक फ्यूरानोज रिंग होती है, उसका फॉर्मूला होता है C5H10O5। देखो हमारे पास जनरल फॉर्मूला क्या था, CnH2nOn। तो ये हमारे पास सी, अगर फॉर एग्जांपल एन जो है वो 5 है, तो C5H10O5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अकरेंस की। तो दे आर द एसेंशियल पार्ट ऑफ आरएनए। ये हमारे पास आरएनए में का एक एसेंशियल पार्ट होता है राइबोज शुगर। ठीक है, एसेंशियल पार्ट ये उसमें डीएनए और आरएनए में आपने स्ट्रक्चर उसकी कंपोनेंट को स्टडी किया होगा, तो उसकी जो शुगर वाला पार्ट होता है उसमें आरएनए होता है राइबोज में। प्रेजेंट इन द विटामिन B2, राइबोफ्लेविन में ये प्रेजेंट होता है। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, ये हमारे शुगर की एक बैकबोन होती है। बैकबोन शुगर होता है न्यूक्लिक एसिड में, न्यूक्लिक एसिड की फॉर्मेशन भी इससे जरूरी होती है, मतलब इसके कंपोनेंट्स में से एक मेजर कंपोनेंट है राइबोज भी, एंड यूज इन द जेनेटिक मटेरियल्स। नेक्स्ट वन है सक्रोज, इनको हम तो डिस्कस कर चुके हैं। डाइसेकेराइड है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से बनता है। बॉन्ड की बात की जाए तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। अकरंस की बात करें तो ये शुगर केन और शुगर बीट में होते हैं। उसके बाद जो है वो ये जो शुगर केन और शुगर बीट यानी कि जो गन्ने का जूस वगैरह होता है और जो हम चुकंदर होता है इसमें प्रेजेंट होता है। उसके बाद जो है ये कॉमन टेबल शुगर भी इसको कहा जाता है। प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है सक्रोज, और दे आर इजीली solubilized इन वाटर। नेक्स्ट वन माल्टोज भी डाइसेकेराइड है, ग्लूकोज और ग्लूकोज के मिलने से माल्टोज बनता है, इसका बॉन्ड भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। ये हमारे पास माल्ट में प्रेजेंट होता है, माल्ट में फॉर्म्ड व्हेन द स्टार्च ब्रेक्स डाउन, और ये भी एक रिड्यूसिंग शुगर है। नेक्स्ट वन है लेक्टोज। लेक्टोज की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि एक डाइसेकेराइड होता है। जब एक ग्लूकोज और एक लैक्टोज कंबाइन होते हैं तो लैक्टोज बनता है, और ये एक मेन शुगर भी होता है मिल्क में। इट इज द एनर्जी सोर्स फॉर द इन्फेंट्स। ठीक है, छोटे बच्चे जो होते हैं उनके लिए एनर्जी सोर्स भी है, और ब्रोकन डाउन बाय द लैक्टेज एंजाइम से इसके बॉन्ड्स को ब्रेक किया जाता है। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं स्टार्च की। अच्छा, अब स्टार्च हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक पॉलीसेकेराइड है। ये हमारे पास क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है, टाइप इसकी बता दी गई है। उसके बाद इसमें क्या होता है कि हमारे पास सब यूनिट चेन्स ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल की चेन्स होती हैं। मतलब हंड्रेड और थाउजेंड ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के कंबाइन होने से स्टार्च बनता है। दे आर फाउंड इन द प्लांट स्टोरेज ऑर्गन्स लाइक पोटैटो एंड द व्हीट ग्रेन्स। ये प्लांट स्टोरेज ऑर्गन्स जो होते हैं, यानी कि वो ऑर्गन्स प्लांट्स के जो स्टोरेज का काम करे होते हैं, लाइक पोटैटो और व्हीट ग्रेन्स वगैरह जो होता है, वहां पे प्रेजेंट होता है स्टार्च। उसके बाद जो है इट इज अ मेन स्टोरेज पॉलीसेकेराइड इन द प्लांट एंड मेजर एनर्जी सोर्स इन द ह्यूमन डाइट, मेजर एनर्जी सोर्स इन ह्यूमन डाइट। नेक्स्ट वन की बात करते हैं सेलुलोज की। ये भी हमारे पास एक पॉलीसेकेराइड है। It is also called, it is the like sub change of the glucose molecule। बहुत से ग्लूकोज मॉलिक्यूल नहीं, सॉरी ग्लूकोज यूनिट्स की चेन होती है, लिंक बाय β14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। मतलब 14 का क्या मतलब है, 14 का मतलब ये है कि कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 ज्वाइन हो रहे हैं, और वहां से एक ने अपना H रिमूव किया, दूसरे ने अपना OH रिमूव किया, तो रिजल्ट में हमारे पास वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट बन जाएगा। और साथ हमारे पास यहाँ पे β14 हो चुका है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के मिडल बना है, और ये जो कार्बन था ये बीटा कार्बन था, इसका OH जो है कार्बन का वो अपवर्ड पोजिशन में प्रेजेंट होगा। जो OH यहाँ से रिमूव हुआ है ना, और दूसरे कार्बन का जो हमारे पास यहाँ पे H था, तो इस कार्बन नंबर 4 का जो हमारे पास, ये फॉर एग्जाम्पल कार्बन नंबर 1 और ये कार्बन नंबर 4 है। तो इसका सॉरी, नहीं नहीं सॉरी, मैंने मिस्टेक कर दी। ये कार्बन नंबर, यहाँ पे ये कार्बन नंबर 1 है और ये कार्बन नंबर 4 है। तो हमारे पास ये जो कार्बन नंबर 1 है इसका OH अपवर्ड होगा, और बाकी जो है कार्बन नंबर 1 और 4 के कंबाइन होने से इसका OH और इसका H रिमूव होने से बॉन्ड बन रहा है। तो इसीलिए इसको हम कह रहे हैं β14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। अकरेंस की बात करें तो ये प्लांट सल्फॉल्स में होते हैं, ये इनसॉलेबल होते हैं, वाटर में सॉलेबलाइज नहीं हो सकते, बहुत ही टफ और फिब्रस नेचर के होते हैं। एंड दे प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट्स, प्लांट्स को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। और सेकेंडली ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज, ह्यूमंस जो है इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। सो ये हमारे पास पॉइंट्स हैं सेल्यूलोज के। ठीक है, यहाँ तक वजीहा आपको क्लियर है, कोई ऐसा पॉइंट जो समझ ना आया हो?
मैम कॉन्सेप्ट असेसमेंट 15.1 में एक कंपाउंड लिखा हुआ है रेफिनोस, तो वो ट्राइसेक्राइड है, बट वो रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग? अच्छा, एक मिनट में इसको देखती हूँ। बाकी इसमें से कोई कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको समझ नहीं आया? नो मैम, बाकी क्लियर है। अच्छा, ये कौन सा क्वेश्चन की बात करियो? कॉन्सेप्ट असेसमेंट 15.1 क्वेश्चन हाँ, 3। क्वेश्चन नंबर 3 है। उसमें आपसे पूछा है कि क्या रेफिनोज जो है वो एक रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है। ठीक है। और ये कौन सी टाइप से बिलोंग करता है? मोनो है, पॉली है, या ट्राइसेक या डाई है, या ट्राई है? ट्राइसेक्राइड। ट्राइसेकेराइड है, ठीक है। अच्छा देखो, हम बात करते हैं इसकी, इसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करें यहाँ पे रेफिनोज को। अच्छा, रेफिनोज के आपने याद रखना है कि ये हमारे पास एक आपको बता दी गई कि ये ट्राइसेकेराइड है। अच्छा, ये अगर ट्राइसेकेराइड है फॉर एग्जांपल, तो ये किससे मिलके बने, किन थ्री मोनोसेकेराइड से कंबाइन हुआ हो कि ये बने? तो ये हमारे पास होता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज प्लस फ्रक्टोज। जब हमारे पास ये थ्री मोनोसेकेराइड्स कंबाइन होते हैं तो रिजल्ट में ये ट्राइसेकेराइड बनते हैं, जो कि है रेफ्यूनोज। ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा कि ये हमारे पास है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये हमारे पास एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये रिड्यूसिंग नहीं है। ये नॉन रिड्यूसिंग हमारे पास क्यों होता है? इसको हम इसलिए कहते हैं कि हम कहते हैं लाइक हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, इस रेफ्रिनोज में हमारे पास क्या होता है कि जो ग्लूको इसमें देखिए, ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है और फ्रक्टोज है। जो ग्लूकोज है, इसका जो कार्बन नंबर 1 है वो ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड में इन्वॉल्व होता है। फ्रक्टोज का कार्बन नंबर 2 जो है ये इन्वॉल्व होता है। तो लाइक एक का कार्बन नंबर 1, जो आपको पता है, जो कार्बन नंबर लाइक जो कार्बन ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड में इन्वॉल्व होता है उसको हम कहते होते हैं एनोमेरिक कार्बन। ठीक है, ये बात याद रखना। इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, एनियोमेरिक कार्बन। अच्छा, अब हमारे पास अगर हम बात करें तो ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 एनियोमेरिक है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास इस फ्रक्टोज का जो है वो कार्बन नंबर 2 जो है, ये हमारे पास क्या है, ये एन्यूमेरिक है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि कोई भी फ्री एन्यूमेरिक कार्बन अवेलेबल यहाँ पे नहीं है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये एक एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट नहीं कर सकता। अगर हमारे पास किसी में भी कोई कार्बन, अगर हम ये कहते हैं कि कोई एन्यूमेरिक कार्बन जो है वो फ्री हो, तो फिर हम कहते हैं कि वो रिड्यूसिंग होता है। और जो फर्दर इसको हम आगे सिंथेसाइज कर सकते हैं, तो वो हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर होता है। ठीक है। जो कि हमारे पास रेफिनोज के केस में अगर हम बात करें, तो हम कहते हैं कि जो ग्लूकोज का एन्यूमेरिक कार्बन है, वो कार्बन नंबर 1 इन्वॉल्व है ग्लाइकोसिडिक में। उसके बाद फ्रक्टोज जो है, इसका कार्बन नंबर 2 इन्वॉल्व होता है। सो देर इज नो फ्री एन्यूमेरिक कार्बन इज अवेलेबल इन दी रेफिनोज, सो वी कॉल्ड इट अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इसके बाद हमारे पास ये जो एक रह गया गैलेक्टोज। गैलेक्टोज की बात करें तो हमारे पास ये गैलेक्टोज कहाँ पे अटैच हुआ होता है? गैलेक्टोज हमारे पास ग्लूकोज का जो पार्ट होता है ना, जो सक्रोज में इन्वॉल्व होता है, ये वहां पे अटैच होता है। तो वो भी फर्दर आके ब्लॉक होता है। तो हमारे पास इसमें कोई भी कार्बन है ऐसा नहीं है जो कि फ्री प्रेजेंट हो। कोई एनोमेरिक कार्बन फ्री नहीं होता, इसीलिए हम कहते हैं कि ये नॉन रिड्यूसिंग है। मैं आपको यहाँ पे अगर अटैच हो सकती है तो एक इमेज दिखा देती हूँ, जिससे जो मैंने जितनी भी थ्योरी में आपको पॉइंट्स बताए हैं वो आपको क्लियर हो जाए कि हम क्यों कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक मिनट, रेफ्यूनोस नॉन रिड्यूसिंग। ये स्ट्रक्चर है पूरा रेफिनोज का। इसमें ये आपके पास ग्लूकोज है, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 के यहाँ पे बने हुए बॉन्ड्स क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे देखो ये फ्रक्टोज है, इसके कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 में बॉन्ड्स बनाए हुए ग्लूकोज और फ्रक्टोज के दरम्यान में। और जो गैलेक्टोज होता है, यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको ये शो हो रहा होगा कि इसका कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6, यानी कि इसमें ना कोई भी आपको साइड फ्री नहीं मिलेगी। सारे जो आपके पास जहाँ पे लाइक कार्बन और कार्बन जितने भी आए थे वो सारे के सारे अटैच्ड हुए हैं, वो फ्री फॉर्म में कोई एक भी नहीं है।
ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। अच्छा, अगर यहाँ पे अगर आप देखो रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग में, तो यहाँ पे आपको ये इसका एक डिफरेंस भी बता रहा है। डिफरेंस में आपको ये चीज शो करवाई मैम करवाई। हाँ जी, आपको आवाज मेरी शो हो रही है मैम स्क्रीन? शो नहीं हो रहा। नो, अच्छा, नहीं शो हो रहा। हाँ मैं एक मिनट दोबारा करती हूँ। मैं वहां से दिखा रही थी गूगल से। अच्छा, यहाँ पे आप देखो आपको शो हो रहा है। यस मैम, शो हो रहा है। अच्छा, अब मैंने आपको ये इमेज दिखाई है, ये वाली, इस इमेज में देखो कि हमारे पास यहाँ पे क्या है कि ये देखो गैलेक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के कंबाइन होने से रेफिनोज की फॉर्मेशन होती है। इसमें ये जो इसका फर्स्ट ग्लूकोज गैलेक्टोज का जो कार्बोनिल कार्बन था, वो भी जिसने भी फर्दर आगे बॉन्ड बनाया हुआ है, इसका कार्बन नंबर 1 उसका कार्बन नंबर 6 ने बॉन्ड बनाया हुआ है, मतलब कि ये कार्बन इसका फ्री नहीं है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज की बात करें, इसका भी कार्बन फ्री नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे कोई भी फ्री फॉर्म में कार्बन प्रेजेंट नहीं होगा, इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारे पास रेफ्यूनोज होता है, ये हमारे पास क्या है, रेफ्यूनोज हमारे पास एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। अगर फॉर एग्जांपल किसी कोई ऐसा हमारे पास सेक्राइड आ जाता है जिसमें, सॉरी, कोई ऐसा पॉलीसेक्राइड आ जाता है जिसमें, या डाइसेक्राइड आ जाता है जिसके अगर कार्बोनिल कार्बन या कोई साइड ऐसी फ्री हो जो फर्दर अटैचमेंट कर सकती हो, तो उसको हम कहते हैं कि वो रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं। लेकिन अब यहाँ पर चूंकि इसकी कोई भी साइड ऐसी नहीं है जो कि फर्दर आगे बॉन्डिंग कर सके, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो रेफिनोज के बारे में कहा जाता है कि ये क्या होता है, एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है। यस मैम। अच्छा, ये इसका स्ट्रक्चर है, मैं आपके साथ इसका स्क्रीन शेयर कर दूंगी, तो इसको फर्दर और भी आके देख लेना। चलिए, मैं आपको वापस लेके जाती हूँ व्हाइट बोर्ड पे, और हम आगे स्टडी करते हैं। अच्छा, आगे देखो, यही आपके पास समरी है। समरी में आपको शो किया जा रहा है कि आपके पास जो मोनोसेकेराइड्स हैं वो कौन कौन से हैं। वो आपके पास ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, राइबोज और ग्लाइसरल्डिहाइड, ये सारे के सारे मोनोसेकेराइड्स हैं। इसके बाद जो है वो डाइसेकेराइड में हमारे पास सक्रोज है, माल्टोज और लैक्टोज है। और पॉलीसेकेराइड्स में हमारे पास स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज होता है हमारे पास। ठीक है, तो ये सारी की सारी इनकी एग्जांपल्स आ जाती हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे 15.1.3, जो कि हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट्स एंड हेल्थ कंडीशन। ये मैं आपको दोबारा लिंक शेयर करती हूँ 7 o'clock पे, फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास लेस देन 1 मिनट रह गया। ओके यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आपका? मैम, ये फॉर्मेटिव। ये 15 पर फॉर्मेटिव आपका? जी, अच्छा, इसके बाद फोर्थ टॉपिक है ये, न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस। ये भी फॉर्मेटिव है। सही है। और इससे नेक्स्ट टू टॉपिक भी फॉर्मेटिव 15 फॉर्मेटिव है, 5 सॉरी, ग्लाइकोजन। है। जी, 5 एंड 6 भी फॉर्मेटिव है। अच्छा ठीक है, 5 भी फॉर्मेटिव है, 6 भी फॉर्मेटिव है, मतलब इसके बाद हमें को डायरेक्ट जो है जंप करना है प्रोटीन्स पे। ठीक है, सही है, प्रोटीन्स को फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक ओके यू। मैम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज।